नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती 2025 में आयोजित होने वाला एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, L1 वाले विद्यार्थी और L2 दोनों के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के पेपर में प्रश्न आने की संभावना है, इनके आधार पर प्रीवियस पेपर के आधार पर हम क्या करवा रहे हैं, व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं प्रत्येक पेपर का। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं, अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी रीट भर्ती के L1 और L2 के जितने पेपर बनाए हैं उन सभी पेपर को हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि सारे प्रीवियस पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना जताई जाती है। तो साथियों, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो आपको ये बताना है जो टॉय एज है साथियों वो कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। खिलौनों की आयु इसको बोलते हैं टॉय एज। इसको बोलते हैं साथियों एक तरह से टोली की आयु, जिज्ञासा, खोजपूर्ण की आयु। तो साथियों, खिलौने की जो आयु है किसे कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। और पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसका जो अगर समय पूछा जाए तो 2 से 7 वर्ष, ये आपको नोट कर लेना है। जो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। इसको साथियों जीन पियाजे के अनुसार हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम दे सकते हैं। किसके अनुसार, जो जीन पियाजे महोदय हैं उसके अनुसार हम पूर्व जो सक्रियात्मक अवस्था है उसकी दूसरी अवस्था का नाम है, इसका हम पूर्व सक्रियात्मक नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें साथियों प्रारंभिक बचपन में टोली की आयु, जिज्ञासा की, खोजपूर्ण की, इन आयु के नाम से इनको जाना जाता है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था वो होगा पूर्व बाल्यावस्था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो है या नहीं है, इन पर हमको थोड़ा गौर करना है और फिर इसका जवाब देना है। तो पहला ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वो हमको बतानी है। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है खेलने की अवस्था। जो खेलने की अवस्था है साथियों वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि खेलने की जो अवस्था होती है साथियों वो क्या होती है, वो होती है हमारी जो शैशव अवस्था होती है। क्या होती है, शैशव अवस्था। तो ये खेलने की आयु है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था है जो क्या है, खेलने की आयु नहीं है। अब पूर्व बाल्यावस्था में साथी होता क्या है, इसमें दल समूह में रहने की जो अवस्था है, मतलब हमेशा ग्रोह में रहना चाहता है बच्चा। अनुकरण करने की अवस्था तो अनुकरण करता है इसमें पूर्व बाल्यावस्था में, और प्रश्न करने की अवस्था तो प्रश्न भी इसमें करता है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था, जो विशेषता नहीं है ये हमसे पूछा है, वो है खेलने की अवस्था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न पूछा गया है वो है उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था की यहाँ पर बात की जा रही है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अब भौतिक वस्तुओं की अगर बात करें इनके तत्वों की साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था है उसमें जो भौतिक वस्तु होती है साथियों, उसमें बच्चा है जो आवश्यक तत्व में परिवर्तन, द्रव्यमान जो है साथियों उनका भार, संख्यात्मक रूप जो कितनी संख्या है, क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, इनके बारे में परिवर्तन समझने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो विकास से संबंधित है और इसमें पूछा है विकास का अर्थ है। तो हमको बताना है विकास का जो अर्थ है वो क्या है, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और लास्ट है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का जो अर्थ है साथियों इनमें से कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की
उत्तरोत्तर जो श्रृंखला है साथियों वो कहलाता है विकास। सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रीट भर्ती परीक्षा में कई बार एक प्रश्न ऐसा पूछा गया है साथियों, जो इसका वो होता है शिक्षण सूत्र, वो मतलब ये किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है। तो साथियों ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। किस तरफ से होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये आपको नोट कर लेना है, कई बार पूछा गया है। ये किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो सबसे पहले सामान्य होता है बच्चा, उसके बाद में विशिष्ट होता चला जाता है। तो विकास की ये अवस्था मानी गई है, ठीक है। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किससे किसकी ओर, वहाँ पर आपको विशिष्ट से सामान्य देखने को मिलेगा, सामान्य से विशिष्ट है, संश्लेषण से विश्लेषण, आगमन से निगमन, काफ़ी उदाहरण देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें हमको क्या करना है? सामान्य से विशिष्ट करना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला जो कथन है वो भी विकास से संबंधित है। इसमें पूछा गया सत्य है असत्य है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें है या नहीं है ये पूछा है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो बताना है कि सत्य नहीं है, जो असत्य है वो हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है, अगर हम इसको बढ़ावा देंगे उकसाएंगे तो इसमें विकास क्या होगा? अच्छी गति से होगा, तेजी गति से होगा। तो बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सत्य ये नहीं है। तो साथियों हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है वो हमको बताना है साथियों। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमको बताना है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्रदान करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र के बालकों के साथ सीखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमको बताना है। अब जो उपयुक्त नहीं है साथियों वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो होगा पुरुषोचित और जो स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है साथियों, ये तो किशोरावस्था की विशेषता हो गई, जिसमें पुरुष है जो जो लड़का होता है वो पुरुष की भूमिका निभाता है, और लड़कियां महिलाओं की स्त्रियों की भूमिका सामाजिक रूप से निभाने लगते हैं। तो वो उत्तर बाल्यावस्था की नहीं है, ये किशोरावस्था की बात कर रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा जो टेस्ट सीरीज है ये 10वें नंबर की है। इससे पहले हमने 9 शिक्षा मनोविज्ञान की साथियों 9 जो टेस्ट सीरीज हैं कंप्लीट करा दी है। जिस भी साथी ने पिछली 9 टेस्ट सीरीज नहीं देखी हैं, 9 पेपर नहीं देखे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए थे, उनका हम व्याख्यात्मक एनालिसिस किया है, वो नहीं देखे हैं तो साथियों प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। 10वां हमारा पेपर है, इससे पहले हमने 9 कंप्लीट करा दिए हैं व्याख्यात्मक रूप से। और इसके अलावा साथियों हिंदी के हमने 16 पेपर अब तक करा दिए हैं, L1 और L2 के मिलकर दोनों, ठीक है। तो उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इनके अलावा भी साथियों मैथमेटिक्स है, ईवीएस है, संस्कृत है, उनके भी आपको बहुत सारे वहाँ पर पेपर देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो साथी पहली बार जुड़ा है तो साथियों चैनल को ज्वाइन करके हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी जो क्लास है साथियों वो आपको तब देखने को मिलेगी तब आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है वो तभी आपको उपलब्ध होगी। तो अगला जो प्रश्न पूछा है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं हर बार। तो ये प्रश्न क्या है? 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने किस सिद्धांत का उदाहरण है? इसमें एक घटना घट रही है जिसमें होता क्या है साथियों, राजू है खिड़की के बाहर देखता है, वहाँ पर बिजली चमकती है, उसके बाद में बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है। जैसे ही बिजली कड़की, अब इधर बिजली कड़क रही है, और बिजली कड़कते ही क्या कर रहा है राजू साथियों? उछल रहा है। क्या कर रहा है? उछल रहा है। अब उछलने की क्रिया उसने बिजली चमकते ही की है। अब जितनी बार बिजली चमकती है उतनी बार राजू उछलता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर पुनः दोबारा एक बार बिजली चमकी
तो राजू उछल रहा है। तो इस सिद्धांत मतलब कौन से सिद्धांत को ये दर्शा रहा है? तो साथियों हमने पढ़ा होगा जब शिक्षा मनोविज्ञान के हमने अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम। शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव महोदय ने दिया था साथियों, किसने दिया था? पावलोव। साथियों पावलोव ने सिद्धांत दिया था और इस पर कुत्ता की जो लार है साथियों उस पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है, जब वो खाना लेकर आता है सीढ़ियों पर चल कर, जो चल लग कर आने की आवाज़ होती है, उस समय उसके मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है कुत्ते के मुंह में। तो इसने लार पर शोध भी किया था, 1904 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था साथियों पावलोव महोदय को। तो इस सिद्धांत को ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर राजू। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, इसका जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? स्किनर महोदय ने, B.F. स्किनर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धांत किसने दिया था। प्रियास भूल, जिसमें बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक महोदय ने, थॉर्नडाइक। तो साथियों थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था जिसमें प्रयास भूल, बिल्ली बार बार क्या कर रही है? भूल रही है और प्रयास भी कर रही है। तो ये सिद्धांत सी जो है थॉर्नडाइक से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऐसे प्रश्न साथियों रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं लगातार, और सिद्धांत से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सी क्लास बना रही साथियों 10 से 15 मिनट की। उसमें सारे जो शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत हैं हमने वो समझा रखे, ट्रिक के माध्यम से एनालिसिस करवा रखे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के नाम से एक क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? जो उदाहरण है वो हमको बताना है। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन में निकालना बंद करना, इनमें से सभी। तो जो सकारात्मक दंड है साथियों वो हमको बताना है। अब सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के दंड होते हैं। ठीक है, जब हमने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था क्रिया प्रसूत का, उसमें चूहा पर उसने प्रयोग किया था। किस पर? चूहा पर। तो वहाँ पर एक सकारात्मक दंड मिल रहा था और एक नकारात्मक दंड मिल रहा था। तो इसमें सकारात्मक दंड होता है साथियों, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि मित्रों के द्वारा जो उपहास, ये है क्या है? जो ये है साथियों सकारात्मक दंड। ठीक है, एक सकारात्मक दंड का क्या है? उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो अभिप्रेरणा से संबंधित है, और इसमें क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? जो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया नहीं है वो हमको बतानी है। अब अभिप्रेरणा होती क्या है अभी देखते हैं साथियों। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो जो अभिप्रेरणा है इससे उपयुक्त मतलब एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, जो गलत है वो हमको चूज करना है। तो इसमें यह है कि यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या फिर यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, तो ये इनमें से साथियों ये तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है अभिप्रेरणा का। ठीक है, तो ये कथन इसमें गलत नहीं होगा। अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, अप्रिय स्थिति से दूर नहीं रखता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, बिल्कुल सही है। लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, बिल्कुल सही है। और आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता कर रहा है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है, ये प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंटों ने गलत किया होगा, क्यों? अब देखते हैं प्रश्न क्या है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार में जो होने वाला अस्थायी परिवर्तन वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है साथियों? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है अभ्यस्तता। बहुत से स्टूडेंटों ने किया होगा अधिगम। अधिगम जो होता है वो होता है अस्थायी नहीं होता साथियों, स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर अस्थायी है तो वो स्थायी अगर लिखा हुआ होता तो अधिगम इसका सही आंसर होता। और अभिप्रेरणा का प्रमुख जो महत्वपूर्ण कारक है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो अभिप्रेरणा जो जागती है वो जागती है आवश्यकता। हमको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, क्या पड़ रही है?
आवश्यकता पड़ रही है तो अभिप्रेरणा का क्या होगा साथियों, जन्म होगा। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लेना। यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथियों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और साथ ही चैनल पर जो साथ पहली बार जुड़ा है चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो है साथियों, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो हमको बताना है। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसीय व्यक्ति के द्वारा समर्थक एवं स्वीकृति संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों वो क्या होगा, इस प्रश्न का जो जवाब है वो रहेगा कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। किसी को दबाव देकर हम किसी बात को नहीं मनवा सकते, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथ ही क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस तरह की क्लास हम लगातार लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में पूछा है, तो जो सही कथन है वो हमको बताना है। पहला कथन है साथियों, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए एक आवश्यक है। यह व्यक्ति की क्षमताओं को संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। तो और ये है इनमें से सभी। तो कौन सा कथन जो है सही है वो हमको बताना है। तो इसमें जितने भी कथन दिख रहे हैं कि जो उपलब्धि अभिप्रेरक है जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो इसे विकास प्रेरक भी कहा जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और साथ ही इसे सामाजिक प्रेरक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि व्यक्तियों के बीच मध्य प्रतियोगिता पर बल है, तो इसको सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। तो चारों के चारों कथन क्या है, इसमें तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, 6 से 14 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो इसमें 6 से 10 वर्ष का जो बच्चा है ना तो धर्म में विश्वास करता है, मतलब धर्म को नहीं समझ पाता है। मानव शरीर में इसमें भी नहीं है, यौन संबंधों से कोई मतलब नहीं है, विद्यालय से इसका संबंध हो जाता है। साथ ही जब 6 वर्ष का बच्चा होता है इसमें प्रवेश ले लेता है विद्यालय में, और क्या करता है इसमें रुचि लेने के लिए रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथ ही अगला जो प्रश्न है हमारा वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो एक अधिकांशतः छिपी रहती है और एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, किस तरह से घुमाया है। तो गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक है, फिर व्यवहारवाद सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। तो साथ ही फ्रायड ने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद। इसमें जो चेतन है उसके 3 स्तर बताए थे, किसके, चेतन के। अब चेतन के 3 स्तर कौन कौन से थे वो आपने पढ़े होंगे, और ये मैंने कई बार नोट भी करवाया था। एक होता है चेतन, कौन सा, चेतन। एक होता है अर्धचेतन, अर्धचेतन, और एक होता है अचेतन, अचेतन। अब इसमें सबसे जो ज़्यादा भाग होता है वो होता है 90% भाग चेतन नहीं अचेतन मन का, और 10% मात्र चेतन मन का होता है। चेतन मन हमेशा सकारात्मक कार्य करता है, अच्छे जो कह सकते हैं इसको प्रभावशाली, वो चेतन मन होता है। और लेकिन जो नकारात्मक कार्य करता है और सबसे असामाजिकता के गुण पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, अचेतन मन में, जो हमारे शरीर के अंदर 90% रहता है। ये सिगमंड फ्रायड द्वारा बताया गया कथन है। ठीक है, तो इसकी तुलना, जो चेतन मन की तुलना है वो एक शिलाखंड, जो बर्फ़ का शिलाखंड चट्टान है, एक समुद्र में तैर रही है साथियों। इस तरह समुद्र है और इसमें जो बर्फ़ की शिलाखंड है वो ऐसे तैर रही है। तो इसमें जो ऊपर वाला भाग है ये है चेतन, और इसके नीचे जो ज़्यादा मतलब 90% का जो भाग है वो अचेतन मन है। तो इससे
ये चेतन बता दिया है, ठीक है, ये अचेतन बताया है, और जो परत है ये वाली हमारी, जहाँ इसका स्तर है, ये अर्धचेतन बता दिया। तो इससे हमारी जो सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना करी है, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो साथ ही इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं कर पाते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। समायोजन से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको प्रीवियस पेपर के माध्यम से ही पता चल सकता है। तो प्रीवियस पेपर जितने भी निकालो साथियों, काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और जितने अगर आपने अब तक 2011 से लेकर 2022 तक पेपर निकाल लिए, तो जो हमारा प्री एग्जाम है उसमें 100+ नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। बाकी जो 50 नंबर का जो सिस्टम है, मैटर है, वो तो आपको गहराई से मतलब अध्ययन करके ही ऐड करने होंगे। तो इसमें टोटल ये क्या हो जाता है, 150 नंबर का मैटर बन जाता है। लेकिन अगर प्रीवियस पेपर अपन हमारे जो क्लास हैं जितनी भी देख ली, तो 100 नंबर प्लस आप यहाँ से इनको जोड़ सकते हैं। तो साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें क्या पूछा गया है प्रश्न को देखो। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आ जाता है, बालकों को गुस्सा आ जाता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं कर पाते। तो एक क्रिया करने के बाद में इस बच्चे को गुस्सा आया, ये खेलने चला गया। खेलने चलने जब तक खेलता है, ये जब से पहले से अच्छा महसूस नहीं कर पाता। तो ये जो उदाहरण है, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये किसका है? ये होगा साथियों विस्थापन का, ठीक है। अब विस्थापन कैसे होगा? जैसे दूसरे उदाहरण से समझो, एक बच्चा है, स्कूल में उसको टीचर मारता है, ठीक है, किसी गलती पर उसको बच्चे को टीचर ने मारा। अब बच्चा घर आकर अपने जो प्रिय उसका जो एक साथी है, डॉग है वो, और उसको आते ही उसको डंडे से ठोक रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना गुस्सा उस पर उतार रहा है। तो ये विस्थापन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? विस्थापन। तो साथियों, इसे हम कहते हैं विस्थापन करना। अब आपसे पूछा जाए प्रक्षेपण क्या होता है? तो प्रक्षेपण की स्थिति में साथियों, जो दूसरे पर हम दोष डाल रहे हैं, जैसे कोई हमने गलती कर दी, लेकिन उसका दोष किस पर डाल रहे हैं? दूसरे पर। हमारे सामने जो कोई कैंडिडेट है, उस गलती का दोष हम दूसरे पर प्रतिक्षेपित कर रहे हैं, तो उसे प्रक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे पर दोष डालना प्रक्षेपण होता है। नेक्स्ट है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, और हम प्रीवियस पेपर के माध्यम से इन सारे जो प्रश्न आए थे उन सभी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और हमको बता भी रहे हैं साथियों किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उदात्तीकरण होता है, वो होता है बालक जिस क्षेत्र में अधिक रुचि लेना चाहता है, मतलब उदात्तीकरण का मतलब है बालक की जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस क्षेत्र में क्या है, रुचि है, तो उसे उसी क्षेत्र में भेजना क्या है? उसी क्षेत्र में भेजना क्या है? उदात्तीकरण है। उसी क्षेत्र में भेजना उदात्तीकरण है। जैसे कोई बच्चा है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप उसको अगर पढ़ाई करवाओगे तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, उसको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो उसको क्रिकेट में रुचि दिलवाइए, ताकि वो अपने उदात्तीकरण से अपने जो मेन जो मजबूत पक्ष है उसको हासिल कर सके। ये नहीं है कि अगर बच्चा खेलने में रुचि है क्रिकेट और आप उसको फुटबॉल खिला रहे हैं, तो वो उदात्तीकरण नहीं होगा। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, तो उसको उसी क्षेत्र में भेजिए। जैसे बॉक्सिंग करने में रुचि है तो बॉक्सिंग करने में भेजिए। और प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है क्रिया के बदला जो क्रिया की जाती है साथियों। जैसे कि सामने वाले ने कोई क्रिया हमको दिखाई और उसकी तुरंत हमने प्रतिक्रिया की, तो वो प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपके किसी ने थप्पड़ लगाया, तुरंत आप किसी के थप्पड़ मार रहे हैं, तो क्रिया के बदले क्या होगी? क्रिया होगी, तो प्रतिक्रिया हो गई। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था विस्थापन, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अगली जो क्लास हम लेकर आएंगे साथियों उनका तभी पहुंचेगा, तब हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है, ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 17वां जो प्रश्न हमारा, इसका जो सही जवाब है वो है आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य यही है कि हम जो परिस्थिति में अनुकूल करना है, उसे संतुष्ट करना है, तो किसको? वो है आवश्यकताओं को। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है
निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? जो नहीं करता है हमसे पूछा है। बाल अपराध, भगोड़ापन, कमजोरों को डराने वाला और शुभालीनता। तो इसमें जो है भावना को, व्यवहारात्मक भावना में बाधा नहीं करता, वो है शुलीनता। ठीक है, इस शुलीनता का इसमें कोई संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, तो इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशक्त बच्चे होते हैं साथियों, उनके लिए क्या किया गया है, समावेशी शिक्षा जो है उसका प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा में साथियों समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, प्रतिभाशाली हो, निःशक्त हो, मंदबुद्धि हो, इसमें सबको समान शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो साथियों है और नहीं है, इन पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से गलती होने की गुंजाइश होती है, तो ये हमको गलत नहीं करना है, इन पर थोड़ा सा गौर करना है। प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन कठिनाई और अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका जो सही जवाब है वो है अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सहज शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचि की विभिन्नता और अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण कैसा है, ये जो बच्चा का मानसिक स्वास्थ्य है उस पर बहुत असर डालता है साथियों। तो ये ही इसमें महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। जो कमजोर वर्ग का बालक है उससे क्या तात्पर्य है? तो जो कमजोर वर्ग का बालक है साथियों, उसमें क्या होता है, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं। ठीक है, कमजोर वर्ग के बालक वही है, ऐसे अभिभावक। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा नहीं है, अभिभावकों द्वारा बालकों की जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा वार्षिक आय है उससे अगर नीचे आ रहा है वर्ग में, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी साथियों। ठीक है, कमजोर वर्ग के बालक में आता है ऐसे जो अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई आयु है उसमें वार्षिक आय है उससे नीचे का जो आयु वर्ग है उसमें अगर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर वर्ग का बच्चा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और हर बार एक प्रश्न आपको आर टी से संबंधित देखने को मिलेगा। RT 2009 से संबंधित रीट भर्ती परीक्षा में एक या दो प्रश्न 100% आते हैं साथियों, और जितने भी हमने पेपर करवाए हैं उन सभी में ये प्रश्न देखने को मिले हैं। तो किस तरह के प्रश्न आए हैं देखो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ, 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी और अध्यापक का जो अनुपात होने वाला है, शिक्षक छात्र का जो अनुपात होने वाला है, प्राथमिक स्तर 1 से 5 की बात कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा तो इसमें 40 छात्र हो जाएंगे और जो एक हमारा शिक्षक हो जाएगा। ये शिक्षक छात्र का अनुपात होगा कब, जो 200 से अधिक हो। और सामान्य रूप से अगर 1 से 5 मतलब प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, और सामान्य रूप से पूछ रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उसमें शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि 30 शिक्षार्थी हैं और एक शिक्षक रहेगा। 30 बच्चे हैं और एक शिक्षक रहेगा सामान्य रूप से अगर पूछा जाए तो। अब यही उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर पूछता प्रश्न साथियों, तो वहाँ पर हम बताते 35:1। उच्च प्राथमिक का मतलब 1 से 8 तक की अगर वो है कक्षा, तो वहाँ पर उच्च प्राथमिक लेवल पर 33:1 का इसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात रहता है। अब प्राथमिक स्तर की बात करें साथियों 1 से 5 तक की, तो इसमें पूछा है कि एक बार पूछा गया था कि जो शिक्षण साप्ताहिक घंटे होते हैं वो कितने घंटे होते हैं, तो ये आपको याद रखने 45 प्रति सप्ताह घंटे क्या होते हैं, प्रति सप्ताह घंटे। तो ये प्रश्न पूछा गया था 45 सप्ताह प्रति घंटे। एक प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर जो शैक्षणिक दिवस हैं
क्या, शैक्षणिक दिवस। तो शैक्षणिक दिवस होते हैं जो एक वर्ष में, वो कितने होते हैं, तो उस 200 दिवस होते हैं। कितने होते हैं, प्राथमिक स्तर पर 200 होते हैं, उस प्राथमिक स्तर पर 220 होते हैं। और शैक्षणिक, अगर आप साथियों आपसे पूछा जाए कि जो शैक्षणिक घंटे हैं वो कितने होते हैं, शैक्षणिक घंटे की अगर पूछी जाए तो ये होते हैं साथियों 800। कितने होते हैं, 800 शैक्षणिक घंटे होते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर पर होते हैं 1000। ठीक है, ये कुछ बातें हैं आपको नोट रखनी है। और ये शिक्षक छात्र के अनुपात से संबंधित आर्टिकल की किस धारा में बात कही गई है साथियों, वो धारा 25 है। इसको भी आपको याद रखना है, धारा 25 में ये बात कही गई है कि इस जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो 30:1 रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसमें पूछा है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो हमको बताना है। तो इसमें जो सत्य नहीं है दोस्तों वो है, इसमें जो सत्य नहीं है वो है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो इसमें सूचना संकलन वाला कार्य शामिल नहीं किया जाता, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये शामिल नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसमें शामिल हैं। अब क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो जनक है वो कौन है। तो स्टीफन एम कोरे। कौन है, स्टीफन एम कोरे। ये आपको ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने बताए थे एंडरसन ने। तो इसमें जो सोपानों की संख्या बताई थी साथियों क्रिया प्रसूत सिद्धांत में, तो ये बताए थे 7 सोपान। और किसने बताए थे, एंडरसन ने। किसने बताए थे, एंडरसन ने। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों क्या होगा, इसमें शिक्षण सुधार किया जा सकता है, ये कथन सत्य है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक है, ये कथन सत्य है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, तो ये भी सही है। शिक्षण अन्वेषण, साथियों शिक्षण अन्वेषण नहीं है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो नहीं है वो यही है, जो शिक्षण अन्वेषण है, तो ये बिल्कुल सत्य आंसर नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ये सत्य कथन नहीं है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो एनसीएफ 2005 से संबंधित पूछा गया है। और एनसीएफ से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको देखने को ही मिलेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्संबंध में अधिक महत्व दिया गया है। तो अधिक जो महत्व दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो इसमें जो महत्व दिया है वो है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एनसीएफ से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बता दूं आपको। सबसे पहले एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो पूछी गई है, पूछी जा चुकी है। आपसे फिर से पूछ सकता है। एनसीएफ को होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेम वर्क। साथियों नेशनल कैरिकुलम एंड फ्रेमवर्क है जो एनसीएफ का पूरा नाम है। अगर हिंदी में आपसे नाम पूछा जाए तो क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। अब एनसीएफ की स्थापना कब हुई, तो ये 2005 में हुई थी। एनसीएफ पर किस पर विरोध किया गया, तो रटने पर बल। रटने पर बल, इसका क्या किया है, सबसे ज़्यादा विरोध किया। ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। और एनसीएफ में सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो किस पे दिया है, तो सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो दिया है बिना बोझ के, बिना बोझ के क्या, बिना बोझ की शिक्षा। ठीक है, तो इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है एनसीएफ 2005 में। अब इसका जो वास्तविक है देख लो, यहाँ पर इसका जो फुल नाम मैं बता रहा था अभी, द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये आपको पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। तो साथ ही कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो इसमें कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में को ऐच्छिक और इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक अनिवार्य है। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, अनिवार्य है। तो ये कथन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसमें सफलता के लिए जो आवश्यक है वो है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, कम अवधि के लिए जो परीक्षा हैं उनमें क्या होना चाहिए, अंतरण होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अब मूल्यांकन संबंध प्रश्न है और काफ़ी बार मूल्यांकन संबंधी प्रश्न आते हैं और साथियों ये हमको हमारा जो गलत होना नहीं चाहिए मूल्यांकन से संबंधित, क्योंकि मूल्यांकन महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण विधि में भी और नॉर्मल तरीके से भी। मूल्यांकन का इसमें पूछा है उद्देश्य। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि जो अधिगम की स्तर है उसमें कठिनाइयों में समस्याओं का पता लगाना। ठीक है, जो बच्चों को कहाँ समस्या आ रही है साथियों, इसका पता लगाना। अब मूल्यांकन में 2 चीज़ें होती है, एक तो निदानात्मक होती है, निदानात्मक जब परीक्षण करते हैं तो निदानात्मक होता है, एक उपचारात्मक होता है, उपचारात्मक। इन दोनों से संबंधित भी एक प्रश्न आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। अब जितनी पेपर होने वाले हैं उनमें निदानात्मक परीक्षण में साथियों समस्या हो, कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ समस्या आ रही है तो उसका पता लगाना होता है, केवल उसकी खोज करना होती है। क्या होती है, खोज करना, पता लगाना। और उपचारात्मक में उस जो पता समस्या का पता लगाया साथियों उसका क्या होता है, समाधान होता है, समस्या का समाधान हो जाता है वहाँ पर, समाधान। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पर इलाज हो रहा है, समस्या का उपचार हो रहा है, समस्या समाधान हो रहा है तो वो तो हो गया उपचारात्मक शिक्षण। यदि किसी समस्या का केवल पता लगाया जा रहा है, खोज की जा रही है तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, निदानात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा कि कठिनाई एवं समस्याओं के क्षेत्र में पता लगाना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है साथियों, 30वां जो प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो इसमें जो बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव, ये सभी। तो साथियों जितने भी ये सभी हैं इन सभी के क्या है, जो प्रारंभिक स्तर बालक हैं इनमें बेहतर माने गए। तो साथियों ये हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। और ये साथियों हमारा कौन सा मॉडल पेपर था, ये मॉडल पेपर था हमारा 10वां। ठीक है, इससे पहले हमने 9 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। और जिस भी साथी ने वो पिछले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको व्याख्यात्मक रूप से सारे पेपर एनालिसिस करवाए हैं साथियों, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। सारे प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी क्लास कैसी लगी, एक तो आपको कमेंट करके बताना है साथियों। और जो साथी चैनल पर पहली बार आया था तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर करना साथियों। सभी दोस्तों के साथ में क्या कर देना, शेयर करना है। तो मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।